I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, एक मिनट श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें। आप बोल रहे थे ना? Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12-16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज़्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आप आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा
ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आज़ादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आज़ाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए। आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है, उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहले बार हुए हैं और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है, उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस, चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है। लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008, सर आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर,
एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ में यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ